तो वेस्टर्न यूपी जहां पर पहले फेज के तहत वोटिंग जारी है, वहां पर क्या जाट मुस्लिम यूनिटी इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगी? क्या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जिसको वेस्टर्न यूपी कहा जाता है, क्या इस बार वो वाकई डोमिनेट हो पाएगा इलेक्शंस में, खास तौर से जब हम वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो मुस्लिम वोट है ये सिर्फ बढ़ता ही रह जाएगा पार्टियों में, जिस तरह से हमने पिछले इलेक्शंस में देखा? हालांकि डोमिनेटेड तो माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट डोमिनेटिंग है, लेकिन ये डोमिनेटिंग वोट होने के बावजूद कैश क्यों नहीं हो पाता है? क्या वजह है कि मुस्लिम वोट्स जो है डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाते, बढ़ जाते हैं अलग अलग पार्टियों के बीच? क्योंकि हर एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड तो खेल रही है। हम सपा आरएलडी की बात करें या दीगर पार्टियों की बात करें तो यहां पर माइनॉरिटीज की बात आ जाती है, माइनॉरिटीज के हक में बात करते हैं। हालांकि बीजेपी इस तरह से कोई भी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश नहीं कर रही है, इस वजह से कि कोई बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं उतारा है, बल्कि 2014 से ही अगर हम बात करें तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई है। लेकिन इस बात का कोई अफसोस भी बीजेपी को नहीं है, क्योंकि उनके पास दीगर वोट है और वो अपने बयानों से भी वो साफ करते आ रहे हैं कि शायद उनको मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो एक फेयर फैक्टर रहता है, जो कि हम बीजेपी के रैलीज में, कैंपेनिंग में भी देखने को मिलते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम वोटरान की जरूरत हो बीजेपी को, बल्कि उल्टा उस चीज से डराया भी जाता है लोगों को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, मेरठ में भी कुछ मकामात पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। शामली में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है, वहीं मेरठ में कुछ मकामात पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। वोटिंग अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और ईवीएम खराब होने की खबरें भी अब सामने आने लगी है। शामली में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है, वहीं मेरठ में भी कुछ मकामात पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ में कई जगहों पर खबरें आ रही है तंजीर की ईवीएम खराब हुए हैं, इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। तंजीर जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल देखिए, शुरुआत हुई है 7 बजे से, और क्योंकि सर्द मौसम है, जो टेस्टिंग होती है सुबह की, एक डमी वोट से शुरुआत होती है। वहां पर कई पार्टियों के नुमाइंदे रहते हैं, किसी न्यूट्रल पर्सन को भी बुलाकर पहला वोट जो है ईवीएम को चेक करने के लिए कास्ट किया जाता है, डमी वोट। तो कई जगह से ये खबर आई है कुछ इलाकों से कि कहीं पे ईवीएम जो है वो ठीक से नहीं चल पाई है। डमी वोट जब कास्ट किया जा रहा था तो वो शुरुआत उसकी नहीं हो पाई, लेकिन उसको ठीक किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम को बैकअप में रखा जाता है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। हालांकि अभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जिनकी तैनाती है इन इलाकों में, और जो पोलिंग स्टेशन सेंटर्स के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस तरह की कोई मजीद जानकारी नहीं दी है। लेकिन हाँ, इस तरह की जानकारियां कुछ इलाकों से जरूर आई हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है मुनज़्ज़ा। और देखा जाए तो ठंड के बावजूद भी मेरठ में, क्योंकि कोहरा है सुबह से, और लेकिन जो वोटर है वो जरूर पोलिंग सेंटर्स पे पहुंच रहा है और जोश व खरोश जरूर नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआत में हमेशा ये रहता है कि जब 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तो तादाद कम होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे वोटर्स जो हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचते हैं और वोट कास्ट करते हैं। अभी तादाद कम है, कुछ पोलिंग सेंटर्स पर जो है लोगों का आना शुरू हो गया है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल लाइन लग गई, तांता लग गया, वो चीज अभी शुरुआत उसकी नहीं हुई है। और यही लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और धूप निकलेगी, धूप खिलेगी, तो उसके बाद तादाद बढ़ेगी वोटर्स की। इस वक्त हम शहर असेंबली हल्के के एक पोलिंग सेंटर पर यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है बूथ पर लोग आ रहे हैं। शुरुआत हो गई है वोटिंग की, तकरीबन 7:10 से जो है वोटिंग यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ईवीएम चेक की गई हैं और यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी अभी इत्तला नहीं है कि इन पोलिंग सेंटर्स पर किसी तरह की ईवीएम में कोई खराबी आई हो। लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कम तादाद में आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं।
और यही जो कमोबेश सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स पर है। हमें जो देही इलाकों से इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक वहां पर देही इलाकों में कई पोलिंग सेंटर्स पर लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो है और वहां से एक खुशाइंद खबरें इस तरह की हैं कि लोग इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी के लिए बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। लेकिन शहर में आमतौर पर यह देखा गया है कि 9 और 10 बजे से भीड़ लगना शुरू होती है और लाइन लगती है और लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। अब 6 बजे तक सूरत हाल साफ हो जाएगी कि कितने % वोट हुआ है। आमतौर पर 60% के आसपास रहा है मेरठ में जो वोट कास्ट होता है और अभी क्योंकि शुरुआत है 2 घंटे बाद हमें इत्तलात मिलना शुरू हो जाएंगी जो यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और वो इन्फॉर्मेशन एक सेंटर्स को देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं तो वहां से इत्तलात मौसूल होती हैं। 2 घंटे बाद हर 2 घंटे पे अपडेट करते हैं कि कितने % वोटिंग जो है मुख्तलिफ असेंबली हल्के जो हैं वहां पर वोटिंग की गई है। जिस सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये तहसील का इलाका है, इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जो है वो सुबह जैसे ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है 7 बजे से लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और वोटिंग जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो वोट कास्ट कर आए हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह से आप सुबह आए? बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी आपने अपना वोट कास्ट किया, क्या एक मैसेज भी लोगों को देना चाहिए? मैं फजर की नमाज पढ़कर हमेशा से वोट देता आया हूँ, फर्स्ट वोट डालता हूँ, आज भी फर्स्ट वोट डाली है और उसके बाद पूरी एजेंट बनाऊँ वोट डालने के बाद और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है पूरी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वो सुचारू रूप से मोहब्बत के साथ पूरा हो जाए। तंजीर बुजुर्ग से जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पायर करता है उनको कि नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले वो वोट देते हैं, सबसे पहले होते हैं कि वो वोट कास्ट करते हैं सीधा नमाज के बाद। क्या ऐसा इंस्पायर करता है उनको, क्या उनके मन में ये फिक्र रहती है कि सबसे पहले वोट देना है? जी आपने कई जो है ये पर्व देख लिए इलेक्शन के और मुख्तलिफ जो है जो एज है आपकी उसमें आपने कितने सारे इलेक्शंस देखे होंगे। आज आप जिस एज में यहाँ पर आए हैं वोट डालने, किस चीज ने आपको जो है इंस्पायर किया है, मुतासिर किया और क्या सोच के जहन में क्या चीज होती है कि सुबह चलना है वोट डालना है? नौजवान जो होते हैं देखा गया कि 9-10 बजे के करीब फिर लाइन लगना शुरू होती है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, सुबह नमाज के बाद से ही उठे होंगे और उसके बाद आप पोलिंग सेंटर पे आए और आपने वोट कास्ट किया। जी मैंने कोई चाय नहीं पी अभी तक और बगैर चाय पिए यहाँ आया हूँ और हमेशा ऐसा ही हुआ है। मैं असल में ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हिंदुस्तान के वोट का जो अधिकार हमें मिला हुआ है उसको हमें डालना चाहिए। हर जन जन को हमें वोट डालने का काम करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग डालें कुछ ना डालें, परसेंटेज हमेशा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मैं अच्छा, मुद्दों की अगर हम बात करें, हमेशा से कुछ बुनियादी चीजें होती हैं उसके लिए इंसान जद्दोजहद हमेशा करता रहता है और जो सरकार वो चुनता है या नुमाइंदा अपने इलाके का, अपने असेंबली हल्के का जिस नुमाइंदे को वोट देता है वो ये सोचता है कि उससे उसकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आपके इलाके की अगर हम बात करें शहर असेंबली सीट की, हमेशा से यहाँ एक जद्दोजहद रही है। सियासी जमातों में देखा गया है कि पहले कांग्रेस की ये सीट रही, उसके बाद जो है बीजेपी यहाँ पर काबिज रही। 4 बार जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ से जीत के असेंबली में पहुंचे हैं और साबिक जो है सूबाई सदर भी हैं बीजेपी के, लेकिन पिछली बार वो शहर में जो है उनको शिकस्त हुई और समाजवादी ने सीट निकाली। इस बार का क्या माहौल है? इन 5 सालों में जो चीजें आपने महसूस की, मुद्दों की सियासत है या फिर वही जात बिरादरी और धर्म की सियासत है, और इसके ऊपर आपका क्या नजरिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जात बिरादरी की सियासत चल रही है जो देश के लिए घातक है। मैं चाहता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो पार्टी काम करे, जो पर्सनल। मैंने इलेक्शन मंजूर साहब का और मोहनलाल कपूर का लड़ा है और उस वक्त में बहुत
गोया गहमागामी होती थी, लेकिन वो अक़दार आज बाकी नहीं रहे। आज अलग से सोच है लोगों की, एक दूसरे के अपोजिट होते थे, लेकिन हम लोग मोहनलाल कपूर जी के घर गए और उनसे हमने वोट मांगी। उनकी माता जी के उन्होंने हाथ जोड़कर कि मैं बेटा हूँ आपका, मोहनलाल कपूर भी बेटा है आपका, मैं भी बेटा हूँ, आप वोट उसे दे देना, दुआ मुझे दे दो, ये मंजूर साहब ने कहा और उनकी दुआओं से वो जीत गए, मोहनलाल कपूर जी हार गए। तो हमने बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं, जनरल शाहनवाज साहब के इलेक्शन लड़ाए, 3 बार मोहसिना जी का लड़ाया, अवतार सिंह बहाना का 18 दिन में कामयाब करके भेज दिया। लेकिन ये इलेक्शन कुछ अलग से महसूस होता है, जो गोया जैसे यहाँ तमाम फोर्स की फोर्स है, ये सब चीज़ पहले नहीं होती थी। यहाँ जो पोलिंग एजेंट होते थे या जो उनसे मुताबिक होते थे वही व्यवस्था को देखते थे। आज सब व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में या पुलिस के हाथ में है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि माहौल खराब हुआ है और जिस तरह के हालात बने, अब वो इंसानी कदरें उस तरह की नहीं रह गई और पॉलिटिकल जो एक आपस में मतलब लड़ाई जरूर होती थी, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे मैदान में, लेकिन कोई ऐसी जो है आपस में नाइत्तेफाकियां नहीं होती थी कि छीटाकशी एक दूसरे पर करें या फिर एक दूसरे के साथ गाली गलौज हो। इस तरह का माहौल भी पैदा हुआ। कई सारी ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, सामने आई, जो वायरल हुई हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर लानत की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ बातें की जा रही हैं, जो मजहबी मुनाफरत है उसको पैदा करने के लिए या वोट पोलराइजेशन के लिए जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। और ये किसी एक जमात की बात नहीं है, सभी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की बातें की हैं जो मंजर आम पर आई हैं, और वो मतलब समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। क्योंकि आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो आप जब नुमाइंदे बनते हैं तो सभी जात बिरादरी और मजहब से ऊपर उठकर आप हर उस अपने असेंबली हलके के हर उस शख्स के लिए नुमाइंदे होते हैं जिसने वोट आपको कास्ट किया हो या न किया हो, और कभी जात बिरादरी पे इस तरह से जो है डिवीजन नहीं होता। लेकिन अब इस तरह की सियासत आ गई है जिससे आपको तकलीफ होती है। बहुत जबरदस्त तकलीफ होती है जब हमारे सरबराह जो हिंदुस्तान के चोटी के लीडर हैं, जब उनके सामने ही व्यवस्थाओं की बात की जाती है, किसी कमेटी के बांधने की बात की जाती है, किसी बच्ची पर हमला करने की बात की जाती है, तो ये सब दिस इज रॉन्ग। इससे सदमा होता है। और उनकी रूहें 52,500 उलमाए किराम की वो रूहें जो शामली के मैदान में शहीद हुए, वो पुकार कर कह रही हैं कि हिंदुस्तानियों ठीक हो जाओ, इस देश की भलाई इसमें है कि आपस में प्यार से रहो, और नहीं रहोगे तो बर्बाद होएगा, इस देश खत्म हो जाएगा, दूसरे के हाथों में चला जाएगा। और इसकी तरफ आज हम बढ़ रहे हैं, कायदा हमारी सर पर बैठ गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। जो हमारे हुकूमत किसी भी पार्टी की है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके सामने जब गलत बात की जा रही है और कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा उस पर, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां हो रही हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। जो बयानबाजियां होती है वो कहीं ना कहीं गलत है, और वो वोटरान को भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं जज्बात भड़काते हैं। जो बयान दिए जाते हैं सियासी लीडरान की जानिब से भी, और उससे भी जो है वोटर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। तंजीर, ये बता दें कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट की हम जब बात करते हैं तो 7 सीटें हैं, क्या डोमिनेटिंग फैक्टर है इन 7 सीटों पर? जी मुन्नज़ा, देखिए पिछले अगर हम 2017 इलेक्शन की बात करें तो 7 असेंबली सीटों में से 6 पर जो है वो बीजेपी काबिज हुई थी, और 1 सीट शहर की जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर जो है वो समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने फतेह हासिल की थी। और ये तब था कि जब एक लहर थी बीजेपी की, 58 सीटें 11 अजला की जिन पर आज पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है। पिछले इलेक्शन में
58 में से 53 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और तकरीबन क्लीन स्वीप किया था। और समाजवादी ने 2 सीटें बीएसपी ने हासिल की थी और 1 सीट आरएलडी को मिली थी, लेकिन आरएलडी छपरौली से जो इनके कैंडिडेट थे और जो जीत के आए थे वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया। और इसकी एक बड़ी वजह जो आप 2013 उसके बाद से बदला हुआ एक माहौल देखेंगे, जो 2014 में भी जिसका असर रहा वो असर 17 में भी सामने आया। और जाट और मुस्लिम जो एक आरएलडी का बड़ा वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं उसमें दरार आ गई और एक बड़ा तबका ऐसा था जिसने बीजेपी को वोट किया इस बेस पे। लेकिन इन 5 सालों में जो हालात बदले, खासतौर पर हम देखेंगे कि जो 13 महीने का आंदोलन है किसानों का, उसकी वजह से काफी माहौल बदला है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बिल्कुल यहां से एक हाशिए पे चली गई है। जहां पर भी ज्यादातर सीटों पर फाइट है वो बीजेपी के साथ ही इस वक्त भी नजर आ रही है और गठबंधन की फाइट नजर आ रही है ज्यादातर सीटों पर। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। और बीएसपी जो है, जिन सीटों पर 2 सीटें बीएसपी को मिली थी, जबकि बीएसपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और एक परंपरागत वोट बैंक जिसे रिवायती वोट बैंक बीएसपी का हम कहते हैं, कि जो सिर्फ बीएसपी को ही वोट करता है, चाहे उसका कैंडिडेट जीते या ना जीते। तो एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन जब हुआ है तो बीएसपी का भी एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था और इसका फायदा उन्हें मिला। दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि कई ऐसी सीटें हैं यहाँ पर जहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत बड़ा फैक्टर है और वो नतीजे तय करते हैं। लेकिन क्योंकि एक ही सीट पे अगर 6 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वोट बढ़ता है। और हमने ये नतीजे देखे, मगरबी उत्तर प्रदेश में 7 ऐसी सीटें थी, असेंबली सीटें, जहां पर मुस्लिम अकेले जो है वोट कर जो है जीत हासिल करा सकते थे मुस्लिम कैंडिडेट को। लेकिन क्योंकि वहां पर कैंडिडेट्स इतने सारे खड़े थे कि वो वोट बढ़ गए। अब मेरठ दक्षिण की हम बात करें, मेरठ साउथ सीट पे जो है वो बीएसपी के यहां पर हाजी याकूब खड़े हुए थे और उन्होंने 77,000 वोट पिछले इलेक्शन में हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे। और आजाद सैफी जो थे वो कांग्रेस से थे, उन्होंने 69,000 वोट लिए। अगर हम इन दोनों वोटों को मिला भी लें और बेस वोट बैंक बीएसपी का हटा भी दें 30-35,000, तब भी मुस्लिम वोट के ही दम पर एक कैंडिडेट निकल सकता था। 1,13,000 वोट जो है वो सोमेंदर तोमर यहां से पाए और उन्होंने जीत हासिल की, पहले नंबर पर रहे। हाजी याकूब 77,000 वोट पाए, दूसरे नंबर पर रहे। 69,000 वोट पाकर आजाद सैफी जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। अब इन 2 कैंडिडेट्स का वोट बटा यहाँ पे। और जात बिरादरी की जो बात है, यहाँ पे बिरादरीवाद बहुत ज्यादा काम करता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिलता है। बीजेपी का एक अपना वोट बैंक भी है और हर पार्टी का होता है, जिस तरह से बीएसपी का है, जिस तरह से समाजवादी का है। लेकिन समाजवादी ये दावा करते हैं कि उनके साथ सब पिछड़ों का भी और दलित और मुस्लिम का वोट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में ये फॉर्मूला उनका काम नहीं किया ज्यादातर सीटों पर। इस बार हालात बदले हुए हैं। आरएलडी जो कि एक बड़ी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, अजीत सिंह नहीं रहे, वो एक सिंपैथी फैक्टर भी होगा। और जयंत ने जिस तरह से पार्टी को संभाला है और आंदोलनों में वो रहे हैं। जी तंजीर, आपकी बात मुकम्मल सुन लेंगे, 1 मिनट आपको यहाँ पर रोकना ऐसा अगर एक कॉमन बैट लेनी है तो कॉमन बैट नहीं तो फिर अलग अलग लो, ऐसे पता ही लगता किसका कैमरा कहाँ है। मेरा बिगाड़ दिया पूरा। हाँ, एक भाई एनआई को दे देता फिर आप। सर आपका कैमरा कहाँ है? अच्छा ओके सॉरी सर स्टार्ट करें। हाँ। सर आप जो वोट दे के आए हैं क्या बोलना चाहेंगे सर? ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। हमने काम करके जमीन पर दिखाया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। हमने एक तरफ अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण का। गरीब के घर में पक्की छत दी है हमने, उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, रोशनी दी है, उसके घर को धुएं से मुक्त किया है, अंधेरे से मुक्त किया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत कार्य किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली उत्तर प्रदेश से जाती नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में चले जाइए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। सर अब आज इस बार कितने मतदान से जीतने का लक्ष्य है सर इस बार? क्योंकि इस बार तो बहुत ही, इस बार 300 पार। सर और एक बात सर, ये जो इतने लोग जो वोट देने आए हैं इस बार टर्नआउट सुबह से लेके
7 बजे से लेकर देखिए, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें और जो व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं उसको और मजबूती देने के लिए वोट करें। सर, आखिरी सवाल सर, महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है, बेटियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है। पुरानी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट थी, हमने व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। आज हमारी बेटियां स्वतंत्र हैं। आज हमारी बेटियों के लिए कर्फ्यू नहीं है। 6 बजे के बाद कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए लग जाता था। माँ बाप चिंतित होते थे। सड़क पर, गली पर एक जो हमारी बेटियों को छेड़ने वाले अपमानित करते थे और जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाते थे थाने में, तो वहां थाने में भी माँ बाप को अपमानित होना पड़ता था। आज जो माफिया है, जो गुंडे हैं, या तो ऊपर पधार गए हैं या फिर जेल के अंदर हैं या फिर अपने घरों में है। आज बेटियों हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज बेटियों को छेड़ना तो बहुत दूर, अगर कोई घूर कभी देखता है तो हम कठोर कार्रवाई करते हैं। श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो बीजेपी लीडर बात कर रहे थे कि किस तरह से काम किया है बीजेपी की सरकार ने यूपी में, और औरतों की सुरक्षा, औरतों की सिक्योरिटी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है बीजेपी के लिए, और वहीं कि गुंडा राज खत्म किया है। बार बार जो यूपी में ये मुद्दा उठाया जाता है गुंडा राज को लेकर के, और साथ ही साथ रियासत से लेके मुल्क की सुरक्षा, ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है योगी सरकार का कि रियासत से लेकर के मुल्क तक की सुरक्षा की बात की जाती है। और इस बात को लेकर के वोटरान के बीच भी जाते हैं, लगातार वोटरान के बीच जाकर ये बात कही जाती है कि सिर्फ रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की सुरक्षा को भी देखना है। तो ये चीजें लगातार देखती जाती हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी लिखते हैं, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। तो राहुल गांधी की तमाम तर लोगों से अपील कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, वोट कास्ट करें। लिखते हैं, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। इससे पहले अमित शाह ने भी ट्वीट किया था और ट्वीट में लोगों से अपील की थी कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। तो अगर हम दोनों ही ट्वीट को देखें, कहीं ना कहीं वोट की अपील की जा रही है लोगों से, लेकिन एक पर्दे में रहकर ही लोगों से यह कहा जा रहा है कि किस पार्टी के लिए वोट किया जाना चाहिए, और दोनों ही लीडरान ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा ही किया है। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, नोएडा में भी ईवीएम में शिकायत दर्ज की गई है। 2 जगहों पर ईवीएम में शिकायत दर्ज की गई है। बूथ नंबर 55 और 85 पर बदली गई है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। नोएडा में भी ईवीएम में शिकायत की खबरें सामने आ रही है। 2 जगहों पर ईवीएम में शिकायत दर्ज की गई है। बूथ नंबर 55 और 85 में ईवीएम मशीन बदली गई है।